ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबके साथ हैं। बात कर रहे हैं हम लाइफ स्किल्स की। कितनी स्किल्स हमने सीख ली इस पूरे जीवन में, नहीं सीख पाए थे, तो लाइफ को कैसे जीना है, इस स्किल को हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना अपने विचारों के बारे में, और अगर पिछली कड़ी देखें तो एक बहुत बड़ा रिवलेशन था कि मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूँ, जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूँ, वो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। और कई बीमारियां जिन्हें मैंने लाइफस्टाइल मान लिया था, वो बहुत कुछ मेरे इन थॉट्स, इन फीलिंग्स के कारण क्रिएट हो रही थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? बीमारियां हैं तो क्या थॉट और फीलिंग क्रिएट करके उन बीमारियों से मैं मुक्त हो सकती हूँ? हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू। ये तो अभी तक सुना था कि हाँ, अगर गुस्सा करते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वी नेवर थॉट, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग और टॉक्सिक इमोशंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। जब तक हमने देखा है कि मेनली 3 सिस्टम्स, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, जिसका संतुलन होना चाहिए, परंतु इन टॉक्सिक इमोशन से वह संतुलन हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करने लगती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस आता है, और वो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और तीसरी बात कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे रेजिस्टेंस पावर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और उससे भी न केवल अनेक बीमारियां होती है परंतु कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को ही दुश्मन मान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो 3 मुख्य बातें हैं जी। उसके अलावा भी बॉडी के किसी सिस्टम पे ये इमोशंस वर्क करते हैं। और एक जो इससे भी गुह्य, शायद इससे भी सूक्ष्म है, यहाँ भी डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, परंतु हम उसके बारे में सजग हो जाए इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रेन में 900 से ज्यादा केमिकल्स है, और वह केमिकल्स बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, उनका भी सही मात्रा में वह केमिकल्स होने चाहिए। अगर कम हुए तो भी समस्या होगी, बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होगा। और इस टॉक्सिक इमोशन से उन केमिकल्स पर बुरा असर होता है। कभी आपको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि भी केमिकल इम्बैलेंस हुआ है। मतलब हम भी इतनी बार सुन चुके हैं कि हाँ कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है। तो ये एक इमोशंस भी वो केमिकल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे कि डोपामाइन। ये उसको थैलेमस, उसको ब्रेन को टच करती है क्या? हाँ, वो पहले तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगी, और फिर जो सारे ब्रेन के केमिकल्स है उन सब में भले इनिशियली माइनर डिस्टर्बेंस होगा, परंतु अगर कंटिन्यू हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ सकती है। क्या पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं? जैसे हेट्रेड है, या लाइक बहुत ग्रीड है, एंगर है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ तो रिसर्च हुई है, मैं तो समझता हूँ, और भी इसके बारे में अगर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हो तो बहुत बड़ी बात लोगों के सामने वो रिवील हो सकती है। परंतु अब तक जो रिसर्च हुई उसमें पता चला है कि जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है, कि जो लोग परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ उनको टाइम पर चाहिए, एक चीज यहाँ से यहाँ ना होने तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पर क्यों होता है ऐसे? अभी यहाँ भी ये मैकेनिज्म तो सेम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट हुई उससे भी माइग्रेन होगा। परंतु स्पेसिफिक इमोशंस की जहां तक बात है, यह भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपर क्रिटिकल है, कि भी छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिविटी कोई दूसरे में देखेंगे, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार की जिनकी मेंटालिटी है उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हर एक में बुरा ही देखते हैं जो हम। और ये भी देखा गया है कि जो सप्रेशन में जीते हैं, ये जो दबाव में जीते, जिनको लगता है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनको हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब देखना, हाइपोथायराइड अधिकतर महिलाओं में है,
क्योंकि किसके अंडर में जीना पड़ता है, सफोकेटेड जब फील करते हैं। हाँ, जब भी ये फीलिंग हो तो हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज के लिए भी ये माना गया है कि जो लोग बहुत ग्रीडी है, ये चाहिए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, या केवल फिजिकली, कई बार ये इनसिक्योर भी लोग भी तो ग्रीडी हो जाते हैं। हाँ, बस इनसिक्योरिटी फिर ग्रीडीनेस में लाएगी, और ग्रीडीनेस के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ेगी। अच्छा, वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है, परंतु ये सूक्ष्म फैक्टर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जो लोग असंतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उनको पेट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है कोलाइटिस, एक है माइल्ड एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, सब पेट की बीमारियां हैं। वो पेट की बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इस पर अगर और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो सचमुच गहरी बातें सामने आ सकती है कि भी कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस, वो कौन सी बीमारियां निर्माण करते हैं। जैसे शिवानी, अभी तक हम फीलिंग्स को ये मानते थे कि वो नेचुरल है, मतलब उनका ऐसे सिस्टम पे, बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना, तो आई कुड एक्चुअली नेवर इमेजिन। मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ग्रीडी हूँ या एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे को डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। एक्चुअली ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सुनने के बाद कि अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना कितना ज़रूरी है। सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और सप्रेस्ड फील करना भी मतलब क्या कि सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, एंड वी कैन लिव विद दैट थॉट पैटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। अब ये जो बीमारी है, दिस माइट डेवलप 25 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद, लेकिन उसकी शुरुआत तो फिर कितने साल पहले शुरू हो गई थी। तो आज अगर हम अपने थॉट पैटर्न का बच्चों के लेवल से ही ध्यान रखना शुरू करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ हम तो अपना तो ध्यान रखें। यस, बच्चों को अगर हम देखें तो कितना सप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि उनके अभी एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है, एंड उनकी वो जो फिजिकल डेवलपमेंट वो हो रही है। एंड अब अगर वो इतनी यंग एज से ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इफ़ वी गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ, तो हमारे पास स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था वोकैबुलरी में, ये सब जो अब फील हो रहा है। तो अगर हमारी जो जनरेशन थी जिनकी इमोशनल लाइफ फिर भी काफ़ी बैलेंस्ड थी, लेकिन फिर भी आज हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज़ स्कैरी टू थिंक कि अब के जो बच्चे हैं जिनकी इमोशनल लाइफ ही अभी से इतनी अनबैलेंस्ड है, आफ्टर 30-35 इनकी फिजिकल हेल्थ कैसे होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि इनकी इमोशनल भी वीक है, और इमोशनल के कारण फिजिकली अभी से वीक हो रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ऑर्गन्स ही वीक डेवलप होंगे, इसका मतलब यही बात है। कई लोग इसमें ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भी ये टाइप ए पर्सनालिटी तो बहुतों की है, तो सबको क्यों ना हार्ट अटैक हुआ? क्योंकि जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और कोई कारण से भी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके कारण हार्ट पर ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, तो उनमें इमीडिएटली टाइप ए पर्सनालिटी की इफेक्ट होगी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे भी किसी में ऑलरेडी उनका थायराइड वीक है, जेनेटिकली उनमें ऐसे जीन्स है कि जिससे थायराइड 100% कार्य नहीं कर रहा है, परंतु और बातें आ गई साथ में, सप्रेशन फील कर रहे, तो थायराइड की समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे जो ऑर्गन्स जेनेटिकली वीक है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वीक है, उन पर इमीडिएट इफेक्ट होगी। और लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है भी, तो ग्रेजुअल तो उन पर असर होगा, भले टाइम लगेगा, परंतु इफेक्ट तो हो ही रही है। लेकिन आजकल जो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज यंग एज पे हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है। आपने जैसे कहा केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस इमोशंस के कारण है। डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में होना, दैट मीन्स वो इमोशनल इम्बैलेंस तो शुरू हो चुका है ना। एंड दिस इज सो मच बिकॉज ऑफ हम भी अपनी जो इमोशनल एनर्जी उन पर डाल रहे हैं सारा दिन। एंड फिर जो आपने कहा, ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। हम तो अपने बच्चे को टुडे नाउ आई फील कि सिर्फ इमोशनली वीक नहीं कर रहे, फिजिकली भी वीक कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू ईच वन ऑफ अस। ओबेसिटी भी किसी इमोशन के कारण? हाँ, एक तो बहुत मुख्य बात तो ये है कि जो हम खाते हैं वो यही नहीं है कि भी आपको भूख लगी, बॉडी को जरूरत है इसलिए खा रहे हैं। एक है साइकोलॉजिकल हंगर ऑल्सो, इसको नहीं आम भाषा में हम कहते हैं झूठी भूख। व्यक्ति भी समझता है कि मैं अभी खाया है, पेट भर के खाया है, फिर से मुझे आधे घंटे में भूख लग रही है, वो समझता है कि झूठी भूख है। ये झूठी भूख साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अंदर में डिससेटिस्फैक्शन है और व्यक्ति खाने से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है, और फिर ओबेसिटी भी हो सकती है। और बच्चों में भी यही कारण है बहुत बड़ा
अब हम जब बच्चों के कारण के बारे में अगर आपस में सोचते हैं या बात करते हैं ओबेसिटी की, वी ओनली से बहुत टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, बाहर आउटडोर नहीं जा रहे एंड जंक फूड खा रहे हैं. हूएवर थॉट कि उनका थॉट पैटर्न ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है. आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं हो पाता. अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, बच्चे को जंक फूड से दूर करेंगे, टीवी से दूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं हिट करेंगे जो इंटरनल है, तो आउटवर्ड भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं. डिससैटिस्फैक्शन की तरफ जाया जाए. क्यों मेरा बच्चा डिससैटिस्फाइड है, क्या उसको अंदर खालीपन लग रहा है, बाहर हमारे घर में सब कुछ है फिर भी क्या चीज की कमी वो महसूस कर रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टुडे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, यू नो. तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है, वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस. क्यों ये बीमारियां आज ही हो रही हैं? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन टुडे, व्हाई नॉट 20 years बैक? फिर हम हमेशा ब्लेम आउट पर डाल रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी. इट मे बी वन फैक्टर, लेकिन दूसरे फैक्टर को भी तो हमें देखना पड़ेगा ना. यू नो पेरेंट्स को मिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार पेरेंट्स जितनी देर हैं उतनी देर भी उनके साथ. हाँ, इट्स नॉट अबाउट द टाइम. देखो yes. पेरेंट्स ने जॉब पे तो जाना ही है, चाहे दोनों ने जाना है, लेकिन जितनी देर हैं तो भी उनकी मेंटल स्टेट क्या है, और फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी एनर्जी बच्चों को देनी है, वो तो नहीं, उल्टा और ही उसके विपरीत दे रहे हैं, क्योंकि खुद ही इतने स्ट्रेस होकर आए हैं. इफ आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ द होल डे, आई कांट टेक केयर ऑफ समवन एल्स आफ्टर दैट. नॉट पॉसिबल. इमोशनली नहीं कर पाते हैं. अब कैसे मुड़े? जो गलतियां हो चुकी, जो बीमारियां लग गई, क्या ये रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस? बिल्कुल कर सकते हो. सबसे पहली बात है कि भी स्वीकार करो. मैं समझता हूँ दिक्कत यहीं पर है कि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते. नहीं, बाहर सबको पता चल रहा है कि भी इनमें बहुत गुस्सा है, ये टाइप ए पर्सन है, परंतु व्यक्ति कहेगा नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ. तो पहला तो स्टेप यही है कि आप स्वीकार करो कि भी मेरे में से नेगेटिव इमोशंस है. मैं आपको ये बता रही हूँ, इसीलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि मेरे को गुस्सा मेरे कारण से नहीं आ रहा है, लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही. आज दिन तक हम गुस्से को इसलिए शस्त्र की तरह यूज करते आ रहे थे कि उनको ठीक करना है, वो बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे. तो फॉर देयर डिसिप्लिन वी वर यूजिंग एंगर विदाउट रियलाइजिंग कि अपना कितना नुकसान उस प्रोसेस में हो रहा है कि हम दूसरों को ठीक कर दें. द डैमेज डन टू मी वी नेवर थॉट अबाउट. अगर आज भी वो रोशनी आ गई है, मे बी वी कैन क्रिएट मैजिक विद आवरसेल्व्स नाउ. आई नो. सो ये रोशन, चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं. आगे अभी सेकंड स्टेप ये है कि भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा डीप है. सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखो. हम सुपरफिशियली देखते हैं कि मैं सवेरे उठा तो फ्रेश था, काम पे गया अच्छे से गया, मैंने ठीक से काम किया, घर पे आया तब बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी मैंने दिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. परंतु आप डीप में नहीं गए. अगर आप डीप में गए तो पता चलता कि भी सवेरे उठा तब इरिटेशन था कि भी ये चीज़ जगह पर नहीं थी, ये मुझे मिला नहीं. ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैफिक जैम में डिस्टर्ब हुआ था. हाँ, बॉस ने कुछ बोल दिया तो तब भी मेरे में फीलिंग आई थी. वो सेकंड लेवल होना चाहिए कि डीपर जो सूक्ष्म में भी संकल्प चल रहे हैं उसके बारे में भी सजग हो जाओ. मुझे यहाँ भी कैच करो. बातें चलती जाती हैं कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन. हमने कई बार बात की ना, सुबह बच्चों को हम उठाते कैसे हैं. See, the day starts only with anger and irritation. सिर्फ मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए भी. और ये हर रोज का पैटर्न है, ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसा हो रहा है. इट्स अ डेली पैटर्न. तो अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए, हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर शुरू कर लें, बड़ी बातों पर तो अपने आप हो जाएगा. फिर इट विल बी इजियर इफ वी स्टार्ट ऑन दीज स्मॉलर थिंग्स. वो एक सेकंड स्टेप होना चाहिए कि डीप उसको अंडरस्टैंड करें, अवेयर हो जाएं कम से कम. हाँ या अवेयर हो कांस्टेंट. और फिर उसको एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो, उस चीज को चेंज कर दो. तो जब शुरुआत हो रही है ना, तभी कंट्रोल कर सके. इसीलिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होगी कि सारा दिन चेक करना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. थोड़ा सा भी राइट क्वालिटी का नहीं है, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं अपना डैमेज कर रहा हूँ. दैट्स वाई कॉन्स्टेंट टेक अवेयरनेस. फिर वो एक नेचुरल हो जाएगी. शुरू में थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है. वी सीन विद एक्सपीरियंस कि आफ्टर सम टाइम आपकी जब इस तरह की डिस्टर्बिंग थॉट्स चलने लगे, आपको खुद दिखाई देगा. जैसे बाहर कोई डिस्टर्बेंस हो आपको दिखाई देती है, ये आपको दिखाई देगी. जैसे दिखाई देगी, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट. वी फील गुड. How you feeling, you know.
नहीं, बट फीलिंग तक भी नहीं पहुंचेगी वो, थॉट तक। हाँ, फीलिंग में भी ना थोड़ी देर में आती है, जब एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ थॉट्स कुछ टाइम तक चल रही है, देन आई स्टार्ट फीलिंग लाइक दिस। बट इफ आई एम एबल टू जस्ट लोकेट इट एट द लेवल ऑफ थॉट, व्हाई इवन गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस प्लांट ऑफ द फीलिंग, फिर वापस लाने में आपको टाइम लगेगा। ओके, हमने ये सजगता रखी सारा दिन। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि भी इसको हम चूज करें। हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है कि भी हम स्वयं अपने थॉट क्रिएट करते हैं, या तो दूसरी बात इससे भी बड़ी सिंपल है कि हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं। जैसे हम खाना चूज करते हैं, कपड़े चूज करते हैं, ऐसे विचारों को भी हम चूज करते हैं। तो देयर इज अ बुफे ऑफ थॉट्स, या यू पिक देम अप व्हिच आर गुड फॉर योर हेल्थ। ट्रू, यस, ब्यूटीफुल, या एब्सोल्युटली। सी, बुफे में भी हम वो बड़ा हेल्दी फूड चूज करते हैं, तो सिमिलरली लेट्स चूज। हाँ, यहाँ पर भी हम वैसा ही फूड चूज करें कि जो आत्मा के लिए अच्छा है ना, जो आत्मा के लिए नरिशिंग फूड है, वही फूड मुझे चूज करना चाहिए। और नरिशिंग क्या है कि जो बात आत्मा को पसंद है वही नरिशिंग होगा। आत्मा को क्या पसंद है? शांति चाहिए, उसको प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए। तो बस उसी प्रकार के थॉट्स को चूज करो, ऑटोमेटिकली आत्मा ग्रो होगी और बॉडी भी हेल्दी होने लगेगी। ये जो अननेसेसरी हम इरिटेट होते रहते हैं, दूसरों के बारे में गलत अननेसेसरी करते रहते हैं। एक्चुअली अगर अब आप सोचना शुरू करो तो बहुत सारे थॉट्स जो हैं, जो अगर इतना मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, जो हम बार बार कहते हैं वेस्ट थॉट्स, पास्ट हो गया, जो हो गया, वो हम कंटिन्यूस करते रहते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होगा? चूज करने के प्रोसेस में दो चीजें होगी। एक तो ये है कि भाई जो चूज कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल चीज मुझे कंट्रोल कर रही है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है। ये जो मैं थॉट ला रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल बात को लाके ला रहा हूँ। मेरे ही पड़ोस में एक परिवार था कि भी उनके आपस में काफ़ी झगड़ा हुआ, डिस्टर्ब हो गए। अभी रीज़न क्या था कि भी उनकी ऑफिस में दूसरा जो फ्रेंड था वो सिंगापुर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था, हम नहीं जा सकते, ना, वी डोंट हैव सो मच सैलरी। उसी से डिस्टर्बेंस हो गया। तो वहाँ ये चूज करना चाहिए कि भी मैंने गलत चूज किया, है ना। सिंगापुर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर मेरे रिसोर्सेस वो अलाउ नहीं करते हैं, बस मुझे अब इसमें चूज नहीं करना है। भाई माई चॉइस इज कि भी मैं पीसफुल रहूं। भले भारत में भी कहाँ गए, थोड़ा हमने एंजॉय कर लिया और थोड़ा समय हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, मेडिटेशन किया, थोड़ा साइलेंस में गए, तो उससे और ज़्यादा हैप्पीनेस बढ़ेगी और कोई प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी, उसको मैं प्रिवेंट कर लूँगा। तो ये एक चॉइस की जब बात आती है, अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी चॉइस से कर रहे थे, थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे थे। सी अगेन, हमें जब तक उसका डैमेज नहीं पता था, वी वर नॉट टेकिंग केयर। लेकिन अगर डैमेज पता चल रहा है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, मेरे जीवन के हर एस्पेक्ट पे डैमेज हो रहा है, डोंट यू थिंक वी विल स्टार्ट टेकिंग केयर? आई थिंक वी शुड। आई एम द मोटिवेटेड। देखो, बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये भी कोई करने की बात थी, ऐसा कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया था, उसने मेरे साथ। इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेट मी जस्ट टेल माई सेल्फ there's something happening. I think मैं खुद at times I'm feeling कि we should do it the other way around, let's look at the disease which we have. But it's not necessary कि वो disease तक manifest हो चुका है। ये भी बहुत important है कि हो सकता है मुझे आज डायबिटीज, थायराइड, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी थॉट्स चलती हैं उस क्वालिटी की, तो कहीं ना कहीं डैमेज शुरू हो गया है। Why wait? कि कल आपने कहा कि भाई साहब ने कहा वॉक भी वो लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी लग गई है। तो ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम हमारा बना कि बीमारी होगी तब हम ध्यान रखेंगे। ध्यान रख लें, व्हाई गो थ्रू द प्रोसेस, व्हाई गो थ्रू द प्रोसेस। एंड इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर मैं अपना ध्यान रख लेता हूँ तो मुझे भी नहीं होगी, और मेरे आसपास जो एटलीस्ट मेरी क्लोज इमीडिएट फैमिली है उनका भी ध्यान हो जाएगा। सी, मैंने ऑफिस में अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे गुस्सा आया, मुझे बीमारी हुई। मैंने बच्चों को गुस्सा किया, उसका इफेक्ट उन पर आया। मेरी वाइफ परेशान हो गई, उसका इफेक्ट उस पर आया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर।
एंड फिर हम कह रहे हैं इन सब का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी. सो इट्स सच अ विशियस साइकिल. एक्चुअली काम कराने के लिए सी जो जैसे आपने टाइप ए पर्सनालिटी भी बोली, परफेक्शनिस्ट होना अच्छा माना जाता है. सी ही इज परफेक्शनिस्ट, उनका हर चीज एक्यूरेट होती है तभी तो वो एक्यूरेट बन पाती है. हाँ, लेकिन उनकी हर चीज एक्यूरेट होना, अब दिस डजंट मीन कि मैं लेड बैक हो जाऊं और मैं अपना काम एक्यूरेटली नहीं करूं, लेकिन सबसे पहले क्या एक्यूरेट होना, मेरी स्टेट ऑफ माइंड. अगर आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो मैं सबसे पहले अपने परफेक्शन की लिस्ट पर ये रखूं ऊपर कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होनी चाहिए. एक छोटा सा दाग यहाँ से वहाँ मुझे इरिटेट ना कर दे, तो वो वहाँ मैं परफेक्शन ले आऊँगा, लेकिन यहाँ मैंने इतनी गंदगी क्रिएट कर दी. कैन आई कॉल माई सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट? तो अगर आप परफेक्शन को अपनी क्वालिटी भी लेकर चल रहे हैं तो फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी वेल बीइंग को सबसे ऊपर रखेंगे ना, कि मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पहले परफेक्शन हो. कुर्सी, टेबल, सामान, काम, ये तो सेकंड स्टेज पर आएगा. उसको भी अगर रख लें तो सबसे पहले आप ध्यान किसको रखेंगे? आप काम करते जाएं, बेस्ट तरह से करवाते भी जाएं, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें. दिस वी कैन टेक केयर. ये बात भी जो शिवानी बहन ने बताई ना बहुत गहरी है कि अचानक बीमारी नहीं होती है. आज लोग ध्यान क्यों नहीं रखते, समझते मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन आप में स्लोली डैमेज हो रहा है. कहते डिजीज वो एक आइसबर्ग की तरह है, नहीं उसकी टिप ही सिर्फ हमको दिखाई देती है. या तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स को नेचर ने करीब 5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी दी है. हार्ट का ही उदाहरण ले, हार्ट में ज़रूरत से 5 गुना ज़्यादा हेल्थ है या कैपेसिटी है. जब वो हार्ट 20% पर आ जाता है तभी आपको सिम्टम्स होते हैं. मतलब कितना डैमेज हमने पहले किया, कितना कर दिया है हमने. बेचारा हार्ट जो ऑर्गन था वो तो काफी स्ट्रॉन्ग था. इवन जो ब्लॉक्स कहते हैं ना कोरोनरी ब्लड वेसल्स है हार्ट में, वो 60% भी अभी मेरी ब्लॉक हो सकती है शायद, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है. मैं 4 सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ आराम से. जब वो 75-80% होगा तभी अंजाइना का पेन शुरू होगा. तो ना 70% तो टू मच है, इवन 10% भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो मैं अगर इस बात को समझ लूँ और ध्यान रखूँ तो दिक्कत नहीं होगी. तो क्या मैं अपनी इमोशंस से, अपनी इमोशंस पे काम करके मेरे को जो अब बीमारी है सपोज हो गई है उसको हैंडल कर पाऊंगा? डेफिनेटली. मैं उसके पहले एक बात आपको बताता हूँ, इट मे बी नो क्वाइट मोटिवेटिंग. कुदरत ने अगर ऐसा किया होता कि मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन आया, बीमारी हो गई, है ना, मैंने थोड़ी सी गलती की, डाइजेशन बिगड़ गया, कुछ तकलीफ की, चेस्ट में पेन हो गया, तो मैं वो करता ही नहीं. इतनी दूर तक लेकर ही नहीं जाता. परंतु कुदरत ने हमें 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दे दी है सोच के कि भी व्यक्ति स्वस्थ रह पाए तो अच्छा है. लेकिन तब तक वो हमने संस्कार बना लिया, उसको अपना हैबिट बना लिया. और फिर नहीं, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चलता है. जैसे रिश्तों में हम करते हैं, जैसे रिश्तों में भी हम करते हैं ना, किसी एक व्यक्ति वो सहन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता, हम दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, हमें लगता है ये तो कर लेंगे, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. फाइनली व्हेन दे गो more than उनकी जो लिमिट थी, then that will come out as an outburst. So maybe our body also just, then it's like an outburst के बाद बहुत हो गया, इतनी कैपेसिटी थी मेरे पास, बट हम फिर उसको तब देख रहे हैं जब उसने अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर अपना डैमेज कर लिया है. तभी वो कई बार रिपेयर के बियॉन्ड हो जाते हैं. रिश्ते भी हो ही रहा है और बॉडी में भी. इसीलिए देन वी से ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक लेनी है? सारी उम्र लेनी है. हार्ट की भी सर्जरी करेंगे तभी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी तभी ब्लॉकेजेस हटाने की कोई और चीज नहीं. और जब सर्जरी कर रहे हैं तब साथ में डॉक्टर ये भी कहता है कि कुछ सालों के बाद ये ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, फिर भी सर्जरी करेंगे. होता है ना, तो 3 बार सर्जरीज हुए, ऐसे कितने सारे लोग हैं. और जो एक आप बात बता रहे हैं ना हेल्थ की, उसको इमोशंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है. जैसे कि भी हमारे शरीर को कहीं न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे उदाहरण के रूप में हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम अच्छा होगा हड्डियां स्ट्रांग बनेगी. विटामिन ए अच्छा होगा, आपकी आईसाइट अच्छी होगी. तो ऐसे ही ऑर्गन्स को भी, सिस्टम को स्पेसिफिक इमोशंस चाहिए स्ट्रांग करने के लिए. हाँ, और वो अगर आप में है, जैसे भी सिंपल सी चीज भी, हार्ट का कनेक्शन प्यार के साथ है. जिनको जीवन में अच्छा प्यार मिला है तो उनका हार्ट भी हेल्दी रहेगा. कहते हैं हार्ट फ्लो इज इक्वल टू लव फ्लो. लव फ्लो जितना ज्यादा है, हार्ट का फ्लो भी, ब्लड फ्लो ठीक होगा. ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को सुख चाहिए कि भी जो सचमुच जीवन में सेटिस्फैक्शन, सुख का अनुभव करते हैं, उनकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है. दिमाग को ज्ञान चाहिए.
जितना नॉलेज होगा, भले और नॉलेज भी साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज, वो जितना अच्छा होगा आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा। स्टिमुलेंट्स हैं उनके लिए। हाँ, उनके लिए कहेंगे न्यूट्रिशन है एक प्रकार का, नहीं न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गन्स को। लंग्स को पीस चाहिए। आप स्वयं भी अनुभव करना कि जब आप पीसफुल है तो सांस की गति सही होगी, डीप होगी, रेगुलर होगी। जब पीसलेस है तो सांस तेजी से चलने लगेगा। तो एस्थमाटिक अगर हैं लोग तो उनको जो पीस मिले ज्यादा, तो अस्थमा पर जरूर उनका विजय होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान आदि, उन सबको पवित्रता चाहिए। कहा भी गया ना कि बेनी आंख कमल, नाक कमल, ऐसे देवताओं को उसके साथ कंपैरिजन किया गया, क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है। और हड्डियां और मांसपेशियों को शक्ति चाहिए। जितनी शक्ति होगी तो हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत होगी। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनको आनंद चाहिए। आज ना एक्साइटमेंट मिल रहा है लोगों को, सच्चा आनंद नहीं मिल रहा है। अगर सच्चे आनंद का अनुभव करो तो ऑटोमेटिक आपकी सारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सही कार्य करने लगे। ये तो बात रही आज जो हमने रियलाइज किया कि ये सारे दिन में हम जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं unknowingly, लेकिन create, I'm saying the right words now, that we are creating, we are choosing, we are creating. So और दूसरी बात जो आपने कहा कि हर ऑर्गन को क्या चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट क्या है, ताकि वो आज बीमारी नहीं भी है तो वो मजबूत रह पाएगा। उस पर और बात करेंगे। और हील अपने आप को, हम अपने ही शरीर को कैसे कर पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज एक और बात पता चली है, अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हमने जितनी बातें की उसमें रिश्ते हील हुए, हम खुद इमोशनली मन से हील हो रहे थे। शरीर एक ऐसा एस्पेक्ट था जो बहुत ज़रूरी था, उसकी दर्द, उसकी जो बीमारियां थी वो हमें परेशान करती थी। आज ना सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ करने के प्रोसेस में है, बल्कि अपनों को, अभी जो बड़े हो रहे हैं, चाहे बच्चे या परिवार के बाकी सदस्य, वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम जान रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं लाइफ को जीने की। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।